महिला को ये आरक्षण देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिलाएं सशक्तिकरण को इस देश की ज़रूरत है और महिलाओं को मजबूत करना मोदी जी का परम कर्तव्य रहा है। इज्जत घर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, 3 तलाक पे काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अब महिला आरक्षण को लाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने जितने बड़े बड़े काम किए हैं, मैं धन्य हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ऐसे मजबूत नेतृत्व करने वाले हैं जो पूरे देश में डंका बज रहा है। करने वाला व्यक्ति जो है वो डंका बजा के करता है और देश को दिखा दिया कि अगर महिलाओं के बारे में कोई सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी मोदी लाओ तभी देश बचेगा। इनको हटाना है। इन जैसे विपक्ष ये विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री ने नए अवतार में नारी शक्ति वंदन बिल को क्या लग रहा है, इसके क्या मायने और किस प्रकार ये राजनीति में बदलाव कर सकता है? देखिए, आज तो सबसे बड़ी बात, आज गणेश चतुर्थी का इतना पावन पर्व है। आज से 10 दिन से बाबा गणेश की आराधना है और कुछ शुभ हो और प्रधानमंत्री जी शुभ ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ये बिल पेंडिंग था। लगातार भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात कर रही थी और बहुत सालों से पेंडिंग था। और कहते हैं ना, जब मोदी जी कहते नहीं हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं, और जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते वो डेफिनेटली करते हैं। आज किसी को नहीं पता था कि महिला आरक्षण बिल पे कितना है और क्या है। आज पूरे देश भर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक तोहफा दिया है और ये सुनिश्चित किया है कि किस तरीके से महिलाओं को देश चलाने की बराबरी की भागीदारी है। महिला सशक्तिकरण का उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। और दूसरे ये कहा है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं, महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, आर्मी हो, किसी भी जगह हो, डॉक्टर हो, टीचर्स हो, हर जगह महिला बराबर है। और महिला को ये आरक्षण देके उन्होंने ये साबित कर दिया कि महिलाएं सशक्तिकरण को इस देश की ज़रूरत है और महिलाओं को मजबूत करना मोदी जी का परम कर्तव्य रहा है। इज्जत घर देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, 3 तलाक पे काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अब महिला आरक्षण को लाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो मोदी जी ने जितने बड़े बड़े काम किए हैं, मैं धन्य हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, ऐसे मजबूत नेतृत्व करने वाले हैं जो पूरे देश में डंका बज रहा है। आज मोदी जी को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं, भारत का नाम इज्जत से लेते हैं, और जब भारत का नाम लिया जाता है ना पूरे विश्व के पटल पर, तो लोग आदाब से ऐसे करते हैं कि हाँ मोदी जी आ रहे हैं, ऐसे इज्जत से। आप भारत से हैं, मैं भी बहुत सारी विदेश कंट्रियाँ घूमी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जैसे ही विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, तभी से प्रधानमंत्री को क्या याद आया कि ये गुलामी की मानसिकता है इंडिया नाम, तभी से बार बार भारत नाम पर ही जोर दिया जा रहा है और इंडिया नाम की बातचीत भी नहीं हो रही। भारत कोई पहली बार तो नाम आया नहीं है, भारत तो हमेशा बोला जाता है और भारत भारत ही है। और किसी के रखने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनका खुद कोई वजूद नहीं है, मैं मानती हूँ उनके लिए इस तरह के नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर भारत अपने आप में मजबूत है और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो देश जो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो देश जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऊंचाइयों को छू रहा है, वो देश जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत बराबर सुनिश्चित की जा रही है, वह देश, चाहे वो इकनॉमी हो, चाहे वो किसी फील्ड में हो। आज आप देखिए, हम चांद पे पहुंच गए और अब अपने सूर्य के लिए भी अपना एक बिल्कुल आदित्य लॉन्च करा है। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जहां लोगों की कल्पना खत्म होती है वहां प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। तो ऐसे मजबूत नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जाने वाले हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं जो चुनाव से पहले गठबंधन के खेमे से ऐसे बयानबाजी हो रही है जो हदें पार कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान आ गया, बिहार के मंत्री हैं अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद जी, उनका बयान आ गया, और हाल ही में रामचरितमानस को लेकर के शिक्षा मंत्री का चंद्रशेखर जी का ये बयान आता है कि वो रामचरितमानस साइनाइड है। ये इस तरीके की बयानबाजी हो रही है विपक्षी खेमे से, क्या लग रहा है ये खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा? छोटा सा एक कहूँगी, विपक्ष को अपनी ना तो भूमिका निभानी आती है और ना कुछ कहना आता है। विपक्ष इतना बौखला गया है
कि उसे पता ही नहीं है वो कर क्या रहा है। उसे सिर्फ ये सोच रहा है कि कैसे वो अपने आप को स्थापित करे। अगर आपको देश में विपक्ष की भूमिका निभानी है तो एक मजबूत स्थिति में निभानी चाहिए, उन मुद्दों को रखना चाहिए। विपक्ष का काम है तरीके से सरकार को अगर कहीं कमी है तो वो बताने का, ना कि विपक्ष का काम है ऐसे उल्टे सीधे चीज़ों को लाना बोलना, जैसे अपने देश की बेइज्जती करना। जो प्रधानमंत्री जी रात दिन 24 घंटे काम करते हैं, आप उन्हें अपना सहयोग दें। आप कैसे देश के नागरिक हैं जो अपने ही देश को रोकने का काम कर रहे हैं? अगर आप अपोजिशन की जगह बैठे हैं तो आप ऐसे और अच्छे उदाहरण दीजिए जिससे मोदी जी उसको अपनाए। लेकिन जब देश में G20 जैसा महासम्मेलन हो रहा था, राहुल गांधी विदेश की धरती पर ये कहते हैं कि मोदी राज में 9 सालों के कार्यकाल में मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान में सिख खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है। विदेशी धरती पर ये बयानबाजी क्या भाजपा के पक्ष में हिंदुस्तान की जनता को और आगे बढ़ाएगी, या फिर राहुल गांधी की बातों में आने वाली जनता? देखिए, कभी किसी ने उनकी बात सीरियस ली है जो आज लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में अपना डंका बजा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं वो पूरे विश्व को पता है। कोई भी अगर जाके कह देगा उसकी बात की कितनी वैल्यू है वो दुनिया जानती है। आज अगर प्रधानमंत्री जी का किसी देश में जाते, वो ना छोटा देखते हैं ना बड़ा, हर छोटे से बड़े देश में जाके उनका आगमन होता है, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ रहने वाले भारतीयों से मिलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज वो प्रधानमंत्री मेरा देश चल के आया है, जो मेरे देश तरक्की कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जी जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी लोगों के हित के लिए सोचते हैं। देखिए, मैंने कहा ना, कोई विश्व पटल पर कुछ कहे उसकी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आज मोदी जी का डंका इतना आज लोग मोदी जी को इतना मजबूत नेता और विश्व गुरु भारत के रूप में माना जाता है, विश्व गुरु के रूप में उन्हें माना जाता है। बहुत सारे देश उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनका लोहा मान रहे हैं, बहुत सारे देश उनकी बात को सुन रहे हैं। आतंकवाद पे मोदी जी मुद्दे को लेके जा रहे हैं। G20 जैसे इतने बड़े समिट को उन्होंने इतना शानदार करके दिखाया। मैं कहती हूँ कि अगर ओपोजिशन को कुछ करना है तो कम से कम मोदी जी के काम की तारीफ करें, कम से कम आप अपोजिशन के लायक जिंदा रहें, इस देश की तरक्की के लिए सोचिए, ना कि अपने आप को जिंदा करने के लिए मैं कुछ बोलूँगा, मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो मीडिया मुझे दिखाए और मैं हिट हूँ। आप इस देश के नागरिक रख के सोचिए कि अपोजिशन का काम क्या आप सही कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो 24 घंटे, ऐसा प्रधानमंत्री न कभी था न कभी होगा, जो 24 घंटे इस देश के लिए काम करते हैं, मैं उन्हें सल्यूट करती हूँ। मैं एक आम नागरिक होने के बाद भी मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होना बहुत मुश्किल है। क्या विपक्ष के गठबंधन में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी जी को कहीं ना कहीं चुनौती दे पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी का नाम आता है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, फिर नीतीश कुमार का नाम भी आ जाता है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, ममता बनर्जी का नाम भी आ जाता है। इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, क्या लग रहा है कोई ऐसा चेहरा है, क्या ये एकजुट हो पाएंगे? पहली बात तो इनके अंदर ही एकता नहीं है, सारे के सारे ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अगर आज किसी से पूछा जाए तो उधर से ममता जी निकले, उधर से नीतीश जी निकले, उधर से राहुल जी निकले, सभी निकल आते हैं, सबको चाहिए प्रधानमंत्री। पर इन्हें ये पता है कि देश में प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, या प्रधानमंत्री के कार्य क्या हैं, या प्रधानमंत्री जी के कर्तव्य क्या हैं, या उनके क्या निष्ठाएं जो हो सकती हैं देश को आगे ले जाने में। सिर्फ प्रधानमंत्री का पद चाहिए, आप प्रधानमंत्री के लायक हैं ये समझिए क्या आप। और सबसे बड़ी बात, जो आपने गठबंधन कर लिया है, सारे एक दूसरे को गालियां देते थे अलग अलग पटल पे, अब सबकी नीतियां एक हो गई, अब सब एक हो गए। क्यों? उनको रोकने के लिए जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी लाओ तभी देश बचेगा। इनको हटाना है। इन जैसे विपक्ष, ये विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है। आरोप तो है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, ईडी सीबीआई को कब्जे में करके डराया धमकाया जा रहा है। एक बात बताइए, आपने कुकर्म ऐसे किए हैं तभी हो रहा है ना। और रही बात, सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई किसी के कहने पे थोड़ी काम करती है, सीबीआई अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी को एक काम यही थोड़ी है कि वो इनके पीछे लगा देंगे, वो अपना काम कर रहे हैं। आप उनकी सोच दे सकते हैं, जहाँ दुनिया ख़त्म सोचती है वहाँ उससे आगे सोचते हैं, कहाँ ले जाना है अपने देश को, अपने देश की इकॉनमी को, अपने देश के युवाओं के लिए, अपनी देश की महिलाओं के लिए। वो ऐसी योजना लाए हैं जो ये कभी सोच भी नहीं सकते। आज महिला बिल पे भी अपने कह रहे कि हमारा था ये, दुनिया जानती है आप इतने साल रहे तब तो आप महिला बिल लाए नहीं, तब तो आप महिला रिजर्वेशन बिल लेके नहीं आए। आज आप आ गया तो आप कह रहे हैं जी हमने किया, जी हमने किया, जी हमने किया। करने वाला व्यक्ति जो है वो डंका बजा के करता है, और देश को दिखा दिया कि अगर महिलाओं के बारे में कोई सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी विपक्ष के पास उस समय में, क्योंकि मनमोहन सरकार के समय में 2010 की बात करें तो वहाँ यही बिल लाया गया था, लेकिन
कहीं ना कहीं उसकी खिलाफत की गई गठबंधन के नेताओं द्वारा। नीतीश कुमार खिलाफ हो गए थे, लालू का खिलाफ। सच पूछिए तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कुछ है नहीं। उसे अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन के साथ ये देखना चाहिए कि वाकई में हमारे पास विपक्ष की भी क्वालिटी है या नहीं है। वो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। कम से कम विपक्ष की भूमिका करे कि विपक्ष वाला तो निभाइए। आप प्रधानमंत्री पद के सपने देखते हैं, वो तो कभी पूरा नहीं होने वाला, पर कम से कम विपक्ष में एक ढंग से विपक्ष रहने लायक तो लीजिए। आप तो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं थे, वो तो मोदी जी ने आप पे विपक्ष की भूमिका में बिठाने का भी एक काम। आखिरी सवाल है आपसे, क्या कारण मानते हैं आपके? देखिए चुनावी जब मौसम होता है तो नेता लोग बयानबाजी से बचते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल जाए मुंह से कि मुंह की खानी पड़ जाए, लेकिन चुनावी मौसम होने के बावजूद भी ये तमाम बयानबाजी हो रही है, हिंदुत्व के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, इसका कारण क्या मानते हैं? भाजपा कहती है कि उनके मन में जो दबाव हुआ था आज वो निकल रहा है, माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं, कह रहे कि हम अपने बयान पर कायम भी हैं, और तमाम विपक्ष के अलग अलग। देखिए मेरा ये मानना है हिंदुत्व के बारे में, हिंदुत्व था और रहेगा हमेशा, और भारत एक हिंदुत्व देश है। तो खत्म करने की बात हो रही है ना? खत्म किसी के कहने से खत्म हुआ है? वो शायद खुद को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि वो खुद देश के लिए एक मुझे लगता है कोरोना वायरस है जो कि देश को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रहे हैं। ऐसे लोगों को ख़त्म होना चाहिए, और जो हिंदुत्व है वो हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, उस पर कोई दो राय नहीं है। और पब्लिक और जनता बहुत समझदार है। लोगों के ऐसे बयानबाजी से ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना कुछ ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के लिए रही थी। वो देश में सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य हम सबको एक लेके चलते हैं, एकजुट होकर एक मजबूत यूनिटी के साथ। ऐसे बयान करने वाले सोचते हैं थोड़ी सी पब्लिसिटी, मैंने कहा ना, उनके पास वो बौखला गए, उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं बिना सर पैर के। मुझे लगता है विपक्ष को अपने ऊपर बहुत सोचना चाहिए। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले यहाँ की बैठक के बारे में हम जानना चाहेंगे कि छात्र राजनीति कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी नींव होती है भारतीय राजनीति में। क्या लग रहा है यहाँ जो बैठक हुई उसके क्या मायने हैं? यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ की बैठक के विषय संदर्भ में, तो ये हर साल ऐसा आयोजन होता है, और पूर्वांचल मोर्चा जो हमारा दिल्ली प्रदेश का है वो हमेशा छात्र चुनाव में एक बार ज़रूर अपने एक बार ज़रूर अपनी राय रखता है, और छात्रों को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित करता है और प्रार्थना करता है, वो लगातार करता आया है। 24 के लोकसभा चुनाव में लग रहा है, क्योंकि इस बार माहौल कुछ और है, गठबंधन वर्सेस गठबंधन का ये महायुद्ध होने जा रहा है। क्या लग रहा है विपक्ष के गठबंधन में जिस तरीके से जमावड़ा हो रखा है, 28 दलों का और 63 बड़े बड़े चेहरे हैं, लग रहा है कि हावी रहेगा इस बार, वोट परसेंटेज बढ़ेगा? क्या लगता है? ये देखिए, जो ये गठबंधन हुआ है अपने आप में एक हार की उनको चिंता हो रही है। इसी वजह से लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं और कहते हैं कि शेर अकेला चलता है, और बहुत सारे जिसे कहते हैं आप समझ चुके होंगे, वो सब झुंड में चलते हैं। राहुल गांधी को लेकर आजकल चर्चा है कि जैसे इनकी मेंबरशिप बहाल हुई उसके बाद इनकी आक्रामकता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री को लेकर के जब लद्दाख के दौरे पर थे वहाँ से भी तमाम हमले किए उन्होंने, चाइना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा। इस बार भी कह रहे हैं, जब विदेश की यात्रा पर थे, जब देश में G20 हो रहा था, उस वक्त वो कहते हैं कि हिंदू राज हो रहा है, माहौल बीजेपी का ऐसा बना के रखा है कि मुसलमान खतरे में है, क्रिश्चियन खतरे में है, यहाँ तक कि सिख भी खतरे में है। ये फिलहाल कांग्रेस का तो चरित्र ही रहा है झूठ बोलना, झूठ बोल के राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है कि कैसे मोदी जी ने पूरे विश्व में बीजेपी का और भारत का परचम लहराया है, तो इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। आपको लगता है विपक्ष के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लिए चुनौती बन सकता है? वो तो सबके सामने है, वो तो पूरा झुंड इकट्ठा है। अब इतने सारे लोग हैं, इनमें से कौन चेहरा बनेगा कौन नहीं बनेगा आपको तो पता ही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पारुल। क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस बार नारी शक्ति वंदन बिल की बात करी है, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जहां संख्या अभी तक 81 है, 82 है, वहां 181 हो जाएगी, बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। क्या लग रहा है इसके क्या मायने? इसके मायने ये है कि वैसे तो सब दिक्कतों को समझ के उन्होंने आरक्षण को बढ़ाया है, लेकिन होता है ऐसा कि कोई एक औरत है, वो अपनी मतलब औरत ही औरत का जो तकलीफ़ समझ सकती है, ये वाली लाइन यहीं पे चरितार्थ होती है कि एक फ़ीमेल को अच्छे से पता होता है कि अगर वो कहीं पे जा रही है, कोई चीज़ है, किसी फील्ड में है, तो उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अच्छे से बता सकते हो।